हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा कॉस्ट का हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में आज हम लोग बहुत सारी नई बातें सीखेंगे और बहुत सारी पुरानी बातों को फिर से रिवाइज करेंगे। तो सीएमए में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट। सीएमए यू नो दैट कि सीएमए में हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट आना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफी सारे लॉजिक्स देखो इसमें क्या है, मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस थोड़ा वाइडर है। तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ के बहुत ही धैर्य से काम लेना है। धीरे धीरे हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे और कॉस्ट शीट में याद रखना एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी स्टेप गलत हो गया तो समझ लो आपका पूरे कॉस्ट शीट का आंसर गलत। ठीक है, और सीएमए में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो हम लोग फिर से आज कॉस्ट शीट चालू करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट शीट जैसे मैंने बताया था आपको, बताइए कॉस्ट शीट क्या होता है। व्हाट इज कॉस्ट शीट? व्हाट इज कॉस्ट शीट? ओके, कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। व्हाट इज कॉस्ट शीट? इज अ स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्राइब द कॉस्ट रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ओके, कि कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जो कि हमें एक प्रोडक्ट की जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हमें डिस्क्राइब करता है। वो एक स्टेटमेंट है जो कि हमें कॉस्ट शीट डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। ठीक है, अब कॉस्टिंग में हम क्या निकालते हैं? हम लोग जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट हमारी होती है, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे अगर मैंने ये मार्कर या फिर मैंने ये डस्टर बनाया तो इसमें यूज हुआ ये प्लास्टिक, इसमें यूज हुआ ये लेदर, ये जो दोनों चीज इस पे जो मेरी कॉस्ट लगी, अब मुझे इसे बनाने में लगे 20 रुपीज लगे, 10 का ये लगा, 10 का ये लगा, और अब मैं इसे 20 में तो बेचूंगा नहीं, विद प्रॉफिट बेचूंगा तो 25 रुपीज में बेचूंगा। तो इसलिए कॉस्ट हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। कॉस्ट निकालने का हमारा मतलब मकसद क्या होता है? मेन मकसद कॉस्ट जो है उसे निकालने में हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले जो कि पहले का जमाना था, पहले सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलती थी, पर उसके बाद देखा गया कि जो प्रोडक्ट की इंडिविजुअलिटी है, जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, उसे भी निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, आईसीएमए। उसके बाद ये सीएमए की पोस्ट चालू हुई। इसमें एक पर्सन है जिसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट मानते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट का जॉब ये होता है कि वो हर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग ऐसी बनाए जिससे कंपनी को कम से कम कॉस्ट हो। ठीक है, तो यही बेसिकली काम होता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट का। तो कॉस्ट शीट की हम लोग कुछ पुरानी बातें फिर से रिवाइज करते हैं। तो जो कॉस्ट शीट था उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आई थिंक सबको याद होना चाहिए, बट अगर फिर भी नहीं है मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। तो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट हुआ करता था, मैं एक छोटा सा बना देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सबको याद होगा। एकदम बेसिक से चालू करते हैं, ठीक है, ताकि किसी को भी डाउट ना हो। किसी को भी अगर डाउट होगा तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर आपका जो टेलीग्राम है या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो कॉस्ट शीट का हमारा पहले जो परफॉर्मा हुआ करता था, पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज पर यूनिट, गॉट इट। तो कॉस्ट देखो हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो कॉस्ट शीट में कंसीडर होता है, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कभी भी हमारे कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे फिक्स एसेट, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस फिक्स एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब जो है हमारी कंपनी के एसेट्स है और इनका फायदा हमको लॉन्ग टर्म तक चाहिए। पर जो हमारी कॉस्ट शीट है वो कॉस्ट शीट जो हमारे इस ईयर जो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, जो मैंने इस ईयर ये जो डस्टर बनाया है, मुझे खाली इसका कॉस्ट निकालना है कि इसके कॉस्ट से मुझे क्या फायदा हुआ। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि भला मैं इसका प्रॉफिट क्यों निकालूं, जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलरेडी प्रॉफिट पता लग जाता है तो इसका क्यों निकालूं। देखो कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है। मैं इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूं एक दूध की कंपनी का, मिल्क। एक जो मिल्क की कंपनी है, आप चाहे अमूल को ले लो, चाहे पारस को ले लो, चाहे मदर डेयरी को ले लो, तो वो लोग क्या है कई कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक मिल्क बनाते हैं, टी स्पेशल मिल्क बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो कई तरह के वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को अब ये जानना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट से फायदा है कि इस प्रोडक्ट से नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी है वीकेएस मिल्क की, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क, कर्ड और बटर। ओके, अब इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर
22 से इसमें प्रॉफिट कमाया है 10 लाख का, वेरी गुड, ओके। बट अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है कि ये तो कंपनी की पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपीस, बट अगर प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो हमारा जो मिल्क का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो मिल्क का प्रॉफिट आता है 5 लाख, ठीक है। मिल्क से इस कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कर्ड से इस कंपनी को 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, और बटर से इस कंपनी को 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। तो जब सबको समराइज किया जाएगा तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल दिख रही है कि कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए अगर कंपनी 5 लाख और खाली मिल्क और कर्ड लगाती, खाली मिल्क और कर्ड चलाती तो कंपनी को 20 लाख का प्रॉफिट होता, बट क्योंकि उन्होंने बटर को भी चला के रखा जिससे 10 लाख का नुकसान हो गया और कंपनी ने सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। समझ में आ गया कॉस्टिंग हमें क्यों निकालनी पड़ती है? क्योंकि हमें इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का कॉस्ट देखना पड़ता है कि क्या हमारे सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे चलाने लायक हैं कि नहीं, या फिर उसमें हमें कोई सुधार लानी चाहिए, या उसमें हमें कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग, ओके। तो हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है सभी प्रोडक्ट्स की, ये जो रिक्वायरमेंट है, इसी की वजह से एक कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कॉस्ट शीट में इंक्लूड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं, कोई भी ऐसा एक्सपेंस, वो सिंपल सा लॉजिक है, कोई ऐसा एक्सपेंस जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो वो हम लोग कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं कर सकते। कॉस्ट शीट इंक्लूड ओनली दस एक्सपेंसेस विच आर चार्जेबल टू द कस्टमर, यानी कि कॉस्ट शीट से हम सिर्फ वही कॉस्ट शीट में हम सिर्फ वही एक्सपेंसेस डाल सकते हैं जो कि हम एक कस्टमर से चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने जो है डिविडेंड जो है हमने डिविडेंड पे किया, ठीक है, डिविडेंड पे किया हमने 5 के रुपीस, क्या ये हमको कॉस्ट शीट में डालना चाहिए? क्या मुझे इसे कस्टमर से चार्ज करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी की फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, या फिर रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, समथिंग एल्स, या फिर हमने कोई मशीनरी खरीदी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख, दैट इज नॉट कॉस्टेबल इन कॉस्ट शीट, बट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम, यानी कि अगर इसका 5 लाख है तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50, ओके, 50K। तो ये जो 50K का डेप्रिसिएशन है दैट इज एलिजिबल टू इंक्लूड इन कॉस्ट शीट। व्हाई? अब मुझे ये बताओ कि जो हमारी मशीनरी है या हमारी बिल्ड, हम लोग किसी चीज पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा जो फोन है, अगर मैं आज वो फोन लेता हूँ 10,000 का और फिर 2 दिन बाद ही मैं जाके दुकानदार को वापस कर दूंगा कि मुझे ना ये फोन पसंद नहीं आया, आप रख लो, दूसरा ले लो, तो कहेगा मैं वापस तो ले लूंगा लेकिन मैं इसका आपको 8,000 दूंगा। 8,000 क्यों? मैं तो इस्तेमाल भी नहीं किया, फोन को खोला तक नहीं। तो वो जो 2,000 रुपए जो उसने माइनस किए, वो 2,000 रुपए उसने माइनस किए डेप्रिसिएशन में, बिकॉज विद द टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही हैं और जो हमारी मशीनरी है कुछ भी उसकी वैल्यू घट रही है। अब एक फैक्ट्री में जो एक मशीन लगाई गई है, पूरे साल उस मशीन को यूज करके प्रोडक्ट बनाया गया, तो पूरे साल उस मशीन की घिसा गया अच्छे से, इसलिए उसकी वैल्यू घट गई। तो जो उसकी वैल्यू घटी है वो हम लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट शीट में इंक्लूड होगा। हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसी भी आइटम को जब हम कॉस्ट शीट में डाल रहे हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़ के देख लेना कि मतलब कुछ समझ में आना चाहिए। देखो मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, सो दैट इज नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड इन कॉस्ट शीट। आपको ये खुद समझ में आना चाहिए, यू आर इन सीएम में, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मुझे कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ वही आइटम्स डालने हैं जो कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स हैं, आइए हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। तो जो हमारा कॉस्ट शीट है उसमें फॉर्मेट में उसका वो पहले हम लोग फॉर्मेट यूज किया करते थे, वो क्या था, ठीक है। चलो सबसे
सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब, इसका मतलब है कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल जिससे गुड्स बनते हैं, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया या फिर कोई पुराना रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, वो सब चीजें इसमें आती हैं। तो रॉ, ये डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं? डायरेक्ट वेजेस जो लेबर हमारे मटेरियल को यूज करते हैं, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। सबको पता है फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से डायरेक्ट जब एक प्रोडक्ट बन रहा है, उससे डायरेक्ट जितने खर्चे होते हैं वो सब हमारे पहले आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। जब हमारे ये दोनों आइटम्स आते हैं तो हमारा बनता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यानी सबसे पहली कॉस्ट हमारी ये है, ठीक है। सबसे पहली कॉस्ट हमारी ये है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के बनने में, स्टार्टिंग होने में पहले इन दोनों चीजों का हाथ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का सबको मतलब पता है, ओवरहेड्स मींस एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स मींस किसी तरह का खर्चा जो हमने किसी चीज के लिए करने में किया है। तो ओवरहेड्स का फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। अब इस कॉलम के अंदर हमारे वो सारे खर्चे आते हैं जो हमारे एक फैक्ट्री से रिलेटेड हो। फैक्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। अगर मैं लिखाने बैठूंगा तो देखो क्या है, हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। हम लोग सीएमए में हैं, हम लोग 11 से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि आप सबको पता होगा। और अगर नहीं भी पता होगा तो हम लोग धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको पता लगता जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद सोचो कि फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड और कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं। फैक्ट्री में क्या क्या तरह के खर्चे होते हैं। फैक्ट्री में देखो रॉ मटेरियल और वेजेस का खर्चा तो हो गया, वो तो हमारी प्राइमरी कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। बट फैक्ट्री में और भी बहुत तरह के खर्चे हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, और फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। फैक्ट्री का कोई हमने फैक्ट्री में जो हमारा कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज इनवर्ड यानी कि जब हम लोग रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसमें जो हम लोग किराया भाड़ा देते हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को एड ऑन कर लेंगे तब जो हमारे पास समरी बनेगी उसे हम कहते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करने में हमको इतना खर्चा आया, ग्रॉस। अब ग्रॉस क्यों? अब इसमें हमारा ऐड होगा प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। एंड सेकेंड इज माइनस, या माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? देखिए क्या होता है, आज है ना, आज मान लो आज 31 मार्च है, आज डेट है 31 मार्च, ठीक है। आज 31 मार्च है और आज जो है मेरे बंदों ने, यानी हमारी कंपनी की फैक्ट्री के बंदों ने क्या है, मटेरियल लगा रखा था फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। लेकिन जब वो क्या होता है, शाम हो जाती है, मतलब जब फैक्ट्री को बढ़ाने का समय आता है तब मशीन को बंद कर दिया जाता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि मशीन में डाल दिया गया था उस समय वो बच जाता है, यानी कि उस समय वो जो मटेरियल है वो बन नहीं पाता। तो अब जब वो मटेरियल कब बनेगा, अगले दिन बनेगा, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बनेगा, ठीक है। तो जो चीजें बच जाए उस समय, जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो उस समय काम पे थी चीजें लेकिन हो नहीं पाई, वो हुई नेक्स्ट ईयर। तो क्या जो नेक्स्ट ईयर हुई है उसका कॉस्ट मैं इसी साल में लगा लूंगा? नहीं। कॉस्ट शीट का फिर से मैं मतलब बताता हूँ। कॉस्ट शीट का क्या है, कॉस्ट शीट में हम सिर्फ एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है जो उसी समय, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने खर्चा किया और उसी फाइनेंशियल ईयर के हमने उसके बेच करके हमने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इस साल में स्टार्टिंग में अगर कोई पिछले साल का मेरा बचा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस सामान था वो मैंने यूज किया तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। और इस साल जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका था तब अगर मेरे पास कोई वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी बचा, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आता है, मटेरियल और कुछ लेबर कॉस्ट या समथिंग यही आता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो बचा उसको हम लोग माइनस करेंगे और ये कर लेने के बाद हमारे पास आएगा नेट
वर्क कॉस्ट, गॉट इट, नेट वर्क कॉस्ट, ये हमारे पास आ गया नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास आ चुका है नेट वर्क कॉस्ट। अब एक प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे थे वो तो हमने लगा दिए, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ खर्चे होते हैं। किस तरह के खर्चे, मान लो कि हमने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो ऑफिस का रेंट, ठीक है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, और ऑफिस में प्रोडक्ट से रिलेटेड कई सारे हमने मेल अप्रूवल्स लिए, कुछ लिए, उनके प्रिंट आउट किए, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ऑफिस में एम्प्लॉयज बैठे हैं तो एम्प्लॉयज की सैलरी, तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सब कुछ आपके आते हैं नेक्स्ट, सी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आते हैं आपके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, याद रखना इसमें सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आएंगे और फैक्ट्री में सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जाते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो इसमें आते हैं, और जब हम लोग इसे इंक्लूड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर, जो हमारा बचता है वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट, एक गुड को प्रोड्यूस करने में जितना मेरा खर्चा आया वो ये है। कब आया ये, जब मैंने सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री में जितने खर्चे हुए, ऑफिस में जितने खर्चे हुए सब ऐड ऑन कर दिए, तब जाके मेरा आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब इसमें एक चीज होती है, अब यहाँ पे आएगा हमारा प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, ध्यान से समझना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो बनने के लिए डाला था पर वो उस 31 मार्च से बन नहीं पाया, वो बना अगले साल, तो उसका खर्चा अगले साल ऐड ऑन होगा, इस साल नहीं होगा, तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड, गुड मतलब फाइनल गुड, फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट एकदम बन चुका था। फॉर एग्जाम्पल आज मैं काम कर रहा हूं, आज ईयर है 2021, मैंने आज है ना 10,000 प्रोडक्ट बनाए थे इस साल के अंदर, लेकिन क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक मैं सिर्फ 8,000 ही बेच पाया, 2,000 जो है वो बच गए। तो 2,000 प्रोडक्ट जो मेरे फाइनल गुड बच गए वो क्या हुए, वो हुए मेरे इस साल के क्लोजिंग स्टॉक। और जब मैं 1 अप्रैल को इसको बेचने जाऊंगा तो 1 अप्रैल को यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, राइट। तो ये इसी के बारे में ये है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड, यानी कि पिछले साल का जो गुड बच गया था पहले मैं उसे बेचूंगा, यानी कि वो होगा प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का बच गया है, भाई जब मैंने इस साल कोई गुड बेचा ही नहीं तो मैं उसकी कॉस्ट शीट में क्यों डालूंगा। जब मैंने इस साल 5,000 यूनिट्स नहीं बेची हैं तो 5,000 यूनिट्स का 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो अगर मैं उसे भी इसमें ऐड ऑन कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, राइट। हम लोग प्रोडक्ट का खर्चा सिर्फ उसी साल दिखाते हैं जिस ईयर हमने प्रोडक्ट को सेल किया है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी, एंड फाइनली हमको मिलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का मतलब है कि अब इस साल जितने भी मैंने गुड्स बनाए हैं और बेच दिए हैं, मतलब बेचने हैं, बेच चुका हूं, उसका ये कॉस्ट हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसमें एक तरह का खर्चा और है जो भी रह गया है, वो क्या है, वो है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो क्या है, एक प्रोडक्ट बन गया, बन के एकदम तैयार हो चुका है फाइनल, अब जब मुझे इसे बेचना है तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट उठा के किसी को दे दूंगा, अब उस प्रोडक्ट को पैकिंग करना पड़ेगा, उसमें मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड लगाना पड़ेगा और उसे बेचने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ऐड चलाने पड़ेंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ेंगे कैटरीना कैफ के, राइट। तो ये सब जो करने में जो मेरा खर्चा आएगा वो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाते हैं। अब मुझे ये पूछो कि हमने ये पहले क्यों नहीं लगाया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किन गुड्स पे आता है,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा उन गुड्स पे आता है जिनको हमने बेचा है। याद रखना इस पॉइंट को, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही पॉइंट हमको आ रहा क्वेश्चन गलत करा देगा। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक नोट लिख लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन those goods which sold in the financial year, in the given financial year. Okay, अब मैं बताता हूं क्या हुआ। सेलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसको मैंने इसमें एक एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किया। मैंने क्या किया कि मैंने इस साल जो है 20,000 यूनिट्स बनाई थी और 20,000 यूनिट्स पे मैंने है ना एडवर्टाइजमेंट किया, कुछ भी किया 20,000 यूनिट्स की पैकिंग के लिए। चलो एडवर्टाइजमेंट भी छोड़ दो, पैकिंग लिख दो। पैकिंग, मैंने 20,000 यूनिट्स की पैकिंग करी और उनका खर्चा जो है वो आया 1 लाख रुपीज। 20,000 यूनिट्स की 20K यूनिट्स की खर्चा आया 1 लाख। ओके, बट यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरा 0 था, क्लोजिंग स्टॉक मैंने 10,000 माइनस कर दिया। क्यों क्लोजिंग स्टॉक 10,000? क्योंकि मेरे पास 10,000 के गुड्स बच गए, मैंने सिर्फ 10,000 के गुड्स ही बेचे। तो जब मैं यहाँ पे कॉस्ट शीट बना रहा हूँ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जो मेरा खर्चा आएगा पैकिंग का, वो क्या 1 लाख आएगा? नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपीज तो मैंने टोटल गुड्स पे खर्चा किया था। तो मेरा आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 20K इज इक्वल्स टू इनटू में 10K, यानी कि अब जो मेरा खर्चा आएगा वो आएगा 50,000 रुपीज का मेरा खर्चा आएगा। वो होगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। समझ में आया कुछ? यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ वही खर्चा, उतना ही खर्चा डाला जाता है जितना कि हमने उस साल बेचे हुए गुड्स पे किया है। ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में मेरा जितना कॉस्ट आया वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या है, एंड आफ्टर दैट सेल्स। तो ये है हमारा पूरा कॉस्ट शीट। याद रखना ये कॉस्ट शीट का चैप्टर बिल्कुल भी आसान नहीं है, कोई समझ रहा हो, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हमने कॉस्ट शीट कर लिया तो इसके साथ हमारा एक और चैप्टर है जॉब कॉस्ट और कॉस्ट शीट दोनों लगभग सेम ही है, दोनों कवर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट शीट को बहुत अच्छे से समझना है। और एक चीज और याद रखना, कॉस्ट शीट की सिर्फ लैंग्वेज, कॉस्ट शीट आता सबको है, आई होप कि आप लोगों को कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से आता होगा, बट याद रखना कि जो इसके स्टेप्स है, जो उसमें लैंग्वेज है क्वेश्चन की, उसे पढ़ने में, उसे करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो हम लोग बुक्स के क्वेश्चन करेंगे और कोई भी दिक्कत आएगी तो उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझाया है और इसके पहले मैं आपको कॉस्ट की डेफिनेशंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट थे वो बता चुका हूं। अब हम लोग कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।